हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्ट्स यानी कि लवण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन यानी लवण का निर्माण कैसे होता है ये जानेंगे। इसके बाद इनके गुणधर्म यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स और उपयोग यूजेस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हुए पहले लवण का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो चैप्टर में हमने कई सारी अभिक्रियाओं में पढ़ा जिसमें लवण यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड्स एंड एसिड है, और एक और रिएक्शन है अभिक्रिया है अधात्विक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और क्षार की अभिक्रिया, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और बेस के रिएक्शन में भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, लवण का निर्माण होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से शुरू करते हैं, और ये रिएक्शन क्या है, किसी बेस और एसिड वाइस वर्सा किसी अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया जिसमें लवण बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और हम जानते हैं कि ये इन दोनों का जब रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगी, तो जो लवण बनता है सॉल्ट, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और साथ में बनता है वाटर यानी कि जल का निर्माण होता है। तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ किसमें, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया में हुआ, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मेटल ऑक्साइड एंड एसिड, मेटल ऑक्साइड जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, और एसिड यानी कि अम्ल लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होगी तो एक लवण बनता है सॉल्ट जिसका नाम है कॉपर क्लोराइड, और साथ में यहाँ पर बनता है जल। तो ये जो अभिक्रिया हुई जिसमें एक मेटेलिक ऑक्साइड है और यानी कि धात्विक ऑक्साइड है और अम्ल है, इस अभिक्रिया में भी एक लवण बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से हम लोग किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कोई बेस जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन हम लोग देखें तो इसमें भी एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सॉल्ट लवण बनाने के कई सारे रिएक्शन से कई सारी अभिक्रियाएं हैं जिनमें हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर डिफरेंट सॉल्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं। आगे अब कोई स्पेसिफिक सॉल्ट हम कैसे ऑब्टेन करें, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास कोई फार्मूला है, जैसे कि लवण है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, लवण है मेरे पास सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 है, और मान लेते हैं कौन सा हम लोग सॉल्ट एक बना सकते हैं, जैसे कि Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है। तो ये हमारे पास 4 सॉल्ट है, मतलब 4 लवण है, और हमें ये जानना है कि ये लवण आखिर हमें कैसे मिल सकते हैं, मतलब कौन सा रिएक्शन करें जिससे कि ये लवण मिलने वाला है। तो अनुमान अगर हम लगाएं उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही, तो एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जो क्षार है उसका जो धातु यानी कि जो मेटल है वो पार्टनर आता है सॉल्ट में, और अगर एसिड है यानी कि अम्ल है तो जो उसका नॉन मेटेलिक पार्टनर है, जो अधातु है और Cl यानी कि यहाँ पर क्लोरीन, वो सॉल्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरी बात देखें तो सोडियम जो है ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, और क्लोरीन जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड आयन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी क्षार से यानी कि किसी बेस से उसका ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जिसे हम धन आयन कह रहे हैं वो, और किसी अम्ल से उसका निगेटिवली चार्ज आयन जो है यानी कि ऋण आयन जो है, ये दोनों मिलकर सॉल्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बेसिस पर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो कैल्शियम जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है ये ज़रूर किसी बेस यानी कि क्षार से आया होगा, और कार्बोनेट जो निगेटिवली चार्ज आयन है ऋण आयन है, ये ज़रूर किसी अम्ल से आया होगा। तो अब ये कौन सा क्षार हो सकता है, हमने क्षार के सूत्र में देखा है कि सभी क्षारकों में यानी कि बेसिस में जो है ना हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो जो बेस हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड अम्ल में क्या होता है हाइड्रोजन आयन, और हम ये फार्मूला गेस करें तो ये H2CO3 है, अभी ये इसका निगेटिव चार्ज हट जाएगा, और ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक एसिड है।
तो हम ये गेस कर सकते हैं सॉल्ट्स में जो पार्टनर्स हैं नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि धनायन, ऋणायन, एनायन और कैटायन से। NaCl को गेस करना हुआ तो Na ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये किससे आया होगा? बेस यानी कि क्षार से आया होगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaOH। क्लोरीन वाला एसिड अम्ल कौन सा है? HCl है, तो ये HCl और NaOH के रिएक्शन से बना है। MgSO4 है, गेस करना है। Mg ये मेटेलिक पार्ट है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है यहाँ पर, तो ये हम लोग गेस कर सकते हैं कि जो धनायन है वो आया है क्षार से, और क्षार का सूत्र हो गया MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कौन से अम्ल में SO4 आता है? याद किया जाए तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें SO4 आता है, तो ये हम लोग गेस कर सकते हैं। लास्ट अगर हमें करना हुआ तो CO3 वाला जो अम्ल है, एसिड है, वो है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल है, तो ये H2CO3। सोडियम कहाँ से आ सकता है? तो सोडियम जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा। तो इस तरह से हम ये जो फार्मूला है किसी भी सॉल्ट का, लवण का, उसको देखकर हम लोग एसिड और जो उसका पार्टनर बेस है, यानी कि जिस बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों को गेस कर सकते हैं कि ये धनायन वाला हिस्सा कौन सा है, ऋणायन वाला हिस्सा कौन सा है। जैसे मैग्नीशियम ये धनायन है, सल्फेट जो ये ऋणायन, 2- चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर भी 2+ है, सोडियम में ओनली प्लस है, +1, और CO3 में ये 2- होता है, कैल्शियम में भी 2+ है। तो ये इस तरह से हम लोग गेस कर सकते हैं, और हम लोग पूरा का पूरा जो रिएक्शन है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उससे हम लोग कोई भी स्पेसिफिक सॉल्ट यानी कि कोई भी लवण जो है ना प्राप्त कर सकते हैं। अब लवणों को पढ़ते हुए हम उनके परिवार के बारे में जानते हैं, यानी फैमिली के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हम डेली लाइफ में कोई फैमिली देखते हैं ना कि जिनके नाम एक जैसे हों, तो वैसे ही नाम मिलने से यहाँ पर हम लोग लवण परिवार बनाते हैं, सॉल्ट्स की फैमिली बनाते हैं। कैसे? अगर मान लो कि हमें सोडियम फैमिली बनानी हो लवणों की, तो हमें सोडियम फैमिली क्रिएट करनी हो, फॉर्म करनी हो, तो वो लवण परिवार जो सोडियम से जुड़ा हो। तो कौन कौन से लवण हो सकते हैं? इसी तरफ देखा जाए तो 2 लवण, एक है सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट में भी सोडियम है। तो अगर सोडियम फैमिली बनानी हो तो एक सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, दूसरा सॉल्ट हो गया यानी कि लवण हो गया सोडियम कार्बोनेट। हम अगर और भी बनाएं तो जैसे कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3, और अगर चौथा हम लोग इसमें सदस्य जोड़ दें तो ये हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब ये चारों लवण सोडियम परिवार के सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि सभी में सोडियम धनायन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये Na+ सभी में होने से इनकी जो फैमिली है, परिवार है, वो सोडियम फैमिली हो गई। अगर दूसरा परिवार बनाना हुआ, जैसे कि मान लो हमें इस बार Cl फैमिली बनानी हो, यानी कि क्लोराइड फैमिली बनानी हो, जिसमें सभी में क्लोरीन Cl क्लोराइड प्रेजेंट हो, तो ये कैसे बना सकते हैं? तो अभी हमें एक परिवार बनाना है Cl परिवार, यानी कि क्लोराइड फैमिली वाला सॉल्ट बनाना है। तो हमें क्या देखना है कि सबके पीछे Cl, जैसे कि सोडियम क्लोराइड Cl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसमें भी क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ZnCl2, जिंक क्लोराइड। तो क्योंकि सभी में जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, यहाँ पर जो ऋण आयन है, ऋण मूलक है, क्योंकि वो सभी एक ही हैं, सब में Cl- है, इसी वजह से ये पांचों जो है ना वो क्लोरीन फैमिली के सदस्य हो गए, यानी कि क्लोरीन फैमिली के ये मेंबर्स हो गए। तो हमें बस क्या देखना है कि क्या पॉजिटिव आयंस सेम है या नेगेटिव आयंस सेम है, तो उस बेसिस पर हम परिवार का नाम देते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में हम लोगों ने सोडियम फैमिली बनाई, दूसरे में क्लोरीन फैमिली बनाई। टास्क और क्या ट्राई किया जा सकता है कि हम पोटेशियम का परिवार बनाएं, यानी कि वैसे सॉल्ट्स को हम बनाएं जिनमें पोटेशियम आयन K+ प्रेजेंट हो। के यानी कि पोटेशियम फैमिली बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सल्फेट फैमिली बनाई जा सकती है, यानी कि सभी के पीछे सल्फेट हो,
जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, आयरन सल्फेट है। इस तरह से सल्फेट फैमिली, इवन कार्बोनेट फैमिली भी बनाई जा सकती है। सबके पीछे कार्बोनेट लाइक सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इस तरह से। तो आप ट्राई करें कि इन तीनों के परिवार बनाएं, एक जिसमें सब में पोटेशियम हो, दूसरा जिसमें सल्फेट आए, तीसरा सभी में कार्बोनेट आए। नेक्स्ट हम सॉल्ट्स के बारे में जो है इनके पीएच के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अभी सॉल्ट्स का क्या पढ़ा शुरू में कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये 3 रिएक्शन के बारे में हमने जाना। ये 3 तरह के रिएक्शंस हैं, और भी रिएक्शंस खोजे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे गेस करें कि कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है, ये जाना, सो दैट हम एक स्पेसिफिक सॉल्ट को ऑब्टेन कर पाए, प्राप्त कर पाए। हमने परिवार के बारे में जाना, या तो उनका पॉजिटिव आयन सेम होना चाहिए या फिर नेगेटिव आयन सेम होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में कि किसी सॉल्ट का पीएच वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, कैसे डिसाइड होता है। तो ये डिसाइड होता है कि जो एसिड है वो स्ट्रांग है या फिर वीक है, या फिर जो बेस है वो स्ट्रांग है या फिर दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस है। तो पहला जो केस है, अगर दोनों ही स्ट्रांग हो, यानी कि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रांग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रांग एसिड है। तो इन दोनों के रिएक्शन में जो सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग है, प्रबल क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है यानी कि प्रबल अम्ल है। तो इन दोनों की अभिक्रिया से जो लवण बना वो होता है उदासीन, और उसका पीएच मान होता है 7 होता है। दूसरा केस क्या है कि अगर अम्ल प्रबल हो, यानी कि स्ट्रांग एसिड हो, लाइक हमने लिया HCl लिया, तो ये अगर हमने स्ट्रांग एसिड लिया और वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है, तो इन दोनों के रिएक्शन में ये सॉल्ट फॉर्म होगा, और जो सॉल्ट होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा क्योंकि उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इस सॉल्ट का पीएच मान कितना होना चाहिए? ये होगा 7 से कम, लेस देन 7। क्यों? क्योंकि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर है बेस से, अम्ल जो है वो प्रबल है। और तीसरा केस हो गया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड जैसे हम CH3COOH एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, दोनों ही बनेगा। जो सॉल्ट लवण बनता है वह है CH3COONA, सोडियम एसीटेट कहते हैं इस सॉल्ट को, ये CH3 सोडियम एसीटेट। और इस सॉल्ट का लवण का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से ज़्यादा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो क्षार है, बेस है, वो इस अम्ल की तुलना में क्या है? प्रबल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड वीक है। मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उसी के ऊपर पीएच डिपेंड करेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से कम होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हुए तो जो पीएच है वो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि ये न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, यानी कि उदासीन लवण, ये अम्लीय लवण, और ये क्षारकीय लवण, इसके पीएच के मान के आधार पर। अब हम इस टॉपिक में जो सबसे ज़रूरी है कि कैसे हम कई सारे रसायन यानी कि डिफरेंट केमिकल्स जो है ना, हम साधारण नमक मतलब हो गया कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, उससे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो कॉमन सॉल्ट है ना, इसका हमारे हिस्ट्री में भी बहुत सिग्निफिकेंस है। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, और ये नमक हमें मिलता कहाँ से? सी वाटर, यानी कि जो समुद्री जल है उसमें कई सारे लवण घुले होते हैं, और जल के सूखने पर यानी कि इवेपोरेशन होने पर हमें नमक मिलता है। नमक खनिज के रूप में भी मिलता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में भी मिलता है, तो उसको कोयले की तरह ज़मीन से निकाला जाता है। अब आगे ये सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि सोडियम क्लोराइड से ना
हम लोग कई सारे डिफरेंट केमिकल्स बना सकते हैं। और कैसे? अगर हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लें, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन लें, और उस एक्वस सॉल्यूशन से विद्युत प्रवाहित किया जाए, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए, तो वियोजित होकर कौन वियोजित होगा? डिकम्पोज होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होकर वियोजित होकर क्या बनाता है? क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। साथ में एक और गैस है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है। अब इस प्रक्रिया का नाम रखा गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्यों रखा गया है ये नाम? क्योंकि एक जो प्रोडक्ट है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, और दूसरा प्रोडक्ट इसमें है क्लोरीन गैस। तो क्षार के नाम पर यह क्षार है, क्लोरीन का क्लोर है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया है। हम लोग बेस को अल्कली भी कहते हैं, तो ये क्लोर अल्कली प्रोसेस कहलाया। अब क्योंकि इस पूरे सिस्टम में जो आगे हम लोग एक फिगर के थ्रू समझने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है, तो ऐसा देखा जाता है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, यानी कि जो एनोड है, उसमें क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यानी कि जिससे हम लोग बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, वो ऋणायन वाला सिरा जोड़ते हैं बैटरी का, उस पॉइंट पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली यानी कि क्षार, और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। समझते हैं एक फिगर के थ्रू। और ये सारी जो चीज़ें बन रही है ना, ये क्लोरीन बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, इन सब के बहुत सारे यूजेज है। NaCl का अपना कई सारा उपयोग है। तो ये फिगर है क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर अल्कली प्रोसेस के लिए। और शुरुआत कहाँ से हो रही है? ब्राइन। ब्राइन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। जो जलीय विलयन है सोडियम क्लोराइड का, उसको ब्राइन कहते हैं। तो ये ब्राइन को, ये कंपार्टमेंट पूरा बना हुआ है, जिससे ये ब्लू कलर से शेड किया हुआ है। और इस कंपार्टमेंट में क्या है? ये जो नमक का घोल है उसको रखा गया है, भर के जा रहा है अंदर, और जोड़ा गया है इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, और इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ा गया है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है, और कैथोड जो है वो निगेटिव, यानी कि ये ऋण जो इसका टर्मिनल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा सेटअप है। उसके साथ पॉइंटर्स बने हुए हैं, यानी कि जगह बनी हुई है जहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और एक तीसरा भी आउटलेट है जहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद बाहर आता है। तो अब काम कैसे होता है? यहाँ से नमक का घोल, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, वो अंदर गया, और क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, और बीच में ना ये एनोड और कैथोड के एक मेम्ब्रेन बनाया गया है इन दोनों को सेपरेट करते हुए। तो ये मेम्ब्रेन एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है, लेकिन है दोनों तरफ ये ब्राइन ही है। तो इधर से ये ब्राइन जा रहा है, यानी कि NaCl एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के इफ़ेक्ट में जो है ना, ये NaCl जो है ये अलग अलग हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है। Na अलग, Cl अलग। इसके साथ क्या है, जो दूसरे आयन से वो भी फ्लो हो रहे हैं। तो जो सोडियम क्लोराइड का आयन है Na+, वो नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि वो कैथोड की तरफ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज H+ आयन, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है वाटर, तो वाटर जो है ना वो भी डिकम्पोज होता है, और किस में? वाटर डिकम्पोज होता है H+ आयन और साथ में OH- आयन। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। तो ये दोनों जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इनका मूवमेंट हो रहा है कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है क्लोरीन, यानी कि Cl- क्लोराइड और OH-, इनका मूवमेंट हो रहा है एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। और इस पूरे रिएक्शन में क्लोरीन तो इस तरफ आया, और वो क्लोरीन गैस बनकर बाहर चला गया। H+ इधर आ रहा है, H+ आयन जो है वो हाइड्रोजन गैस बनकर निकल गया, और सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, और NaOH जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। नेक्स्ट फिगर इनके यूजेस बताएगा। जैसे इस फिगर में जो सॉल्ट है, एनोड पर क्लोरीन गैस है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस भी है। कैथोड पॉजिटिव है ना, तो सॉरी,
कैथोड निगेटिवली चार्ज है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है H+ आयन, Na+ आयन, वो इसी की तरफ आते हैं। और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए Cl- जो है वो इस एनोड पर इकट्ठा होता है। अब H2Cl2, इन दोनों के उपयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जिसके यूजेस यहाँ पर है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, इसका अपना यूज़ है। ये सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग लिखे हुए हैं। क्लोरीन का उपयोग डिसइंफेक्टेंट यानी कि साफ़ सफाई के लिए बहुत किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, रॉकेट में जो फ्यूल होता है ईंधन, उसके लिए खाद बनाने के लिए अमोनिया बनाई जाती है, उसमें हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग इन सारे प्रोडक्ट यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, इन सब के डिफरेंट यूजेस के बारे में जानेंगे। और इनसे मिलने वाला जो सबसे पहला प्रोडक्ट है यानी कि जो केमिकल है वह है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। और ये कैसे बनता है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाई जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। और ये शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यानी कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएं क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन कहाँ से मिला? क्लोर क्षार प्रक्रिया से, क्लोर अल्कली प्रोसेस से। तो इन दोनों के रिएक्शन में बनता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, और साथ में बनता है वाटर। और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम पूरा, और इसके बाद ये ऑक्सी, और ऑक्सी के साथ लगेगा क्लोराइड। तो जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलने वाला है। और इस ब्लीचिंग पाउडर को देखा सभी ने होगा, घरों में बहुत यूज़ होता है, साफ़ सफाई में, ड्रेन्स की सफाई में, टॉयलेट्स की सफाई में, और बाकी यूजेस हम जानते हैं। वस्त्र उद्योग में विरंजन, विरंजन मतलब जब हमें कलर हटाना हो, अगर कभी भी ब्लीचिंग पाउडर का छींटा पड़ जाए ना, जिसकी अजीब सी स्मेल होती है और वो क्लोरीन की वजह से आती है, ब्लीचिंग पाउडर की जो गंध है रंजक चूर्ण का, तो ये कपड़ों का रंग हटा देता है। तो वस्त्र उद्योग में यानी कि जो क्लोथ्स का इंडस्ट्री है उसमें विरंजन कलर हटाने के लिए, कागज़ को साफ़ करने के लिए, अगर हमें एकदम प्लेन वाइट पेपर चाहिए चमकता हुआ सफ़ेद, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में भी साफ़ कपड़ों के विरंजन के लिए ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। उपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी ये काम करता है। नेक्स्ट, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में, देखा होगा आपने कई बार कि कुआं में ये जो है ब्लीचिंग पाउडर उसको डाल दिया जाता है कुएं के पानी को साफ़ करने के लिए। सो ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। आगे सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे जानेंगे है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका उपयोग ज़रूर देखा होगा, अगर रसोई घर में किचन में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बन रहे, क्रंची समोसा अगर क्रंची लग रहा है खाने में, कुकीज़ क्रंची लग रहा है, या फिर और भी घर में कुछ बन रहा है ऐसे क्रंची, और साथ में अगर कभी केक वेक पकाते हुए कभी देखा होगा, तो इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का इन सभी में। और ये बनता कैसे? इसके लिए हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड यानी कि जो साधारण नमक है, कॉमन सॉल्ट, यही चाहिए। हमें चाहिए जल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और चाहिए अमोनिया गैस NH3। और इन चारों के रिएक्शन में हमें दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं। एक है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एक सॉल्ट, और दूसरा जो हमारे लिए ज़रूरी है बेकिंग सोडा, वो मिलता है जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, यानी कि ये माइल्ड बेस की तरह काम करता है। और इसका उपयोग हम लोग जानते हैं, जैसे कि नाम है ना बेकिंग सोडा, तो बेकिंग यानी कि खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके पहले एक और रिएक्शन हम इससे जुड़ा हुआ जानते हैं, क्योंकि हम इसका उपयोग खाना पकाने के लिए कर रहे हैं ना, यानी कि हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो अगर हम केक भी पकाएं या फिर ठेकुआ बनाने में उपयोग किया जाए, या फिर समोसे बनाने में, कुकीज़ बनाने में इसको यूज़ किया जाए, इन सभी में एक रिएक्शन होता है, और है क्या
क्योंकि हम इसको गर्म कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी कि हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, ऊष्मा दिया जा रहा है। तो ये हीट ऊष्मा जब हम प्रदान करते हैं तो रिएक्शन होता है और ये डिकम्पोज होकर वियोजित होकर यानी कि अपघटित होकर बनाता है सोडियम कार्बोनेट, एक गैस जिसकी वजह से केक हो जाता है स्पंजी मुलायम और साथ में बनता है जल यानी कि H2O का फॉर्मेशन होता है। और ये रिएक्शन कब होता है? जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं। संतुलित करने से ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि पकौड़ी जब हम पका रहे हैं तब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस है। बेकिंग सोडा का यानी कि NaHCO3, इसके कई सारे यूजेस है। जो एक यूज़ है पहला, वह है बेकिंग पाउडर बनाने में। सोडा और पाउडर में अंतर इतना है कि जब हम लोग बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल या कोई भी वीक एसिड मिक्स करते हैं ना, तो जो हमें मिक्सचर मिलता है वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। दूसरा यूज़ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज एंटासिड्स। एंटासिड, अगर कभी एसिडिटी हो जाए तो उसमें जो दवाइयाँ हम खाते हैं उनका ये कंपोनेंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसके बाद एक और इसका यूज़ है कि इसका उपयोग होता है सोडा अम्ल अग्निशामक, यानी कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, और ये रिएक्शन कैसे होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक ये आग बुझाएगा कैसे। तो ये रिएक्शन क्या है कि सोडा क्या हो गया, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, और किसी अम्ल से इसे मिलता है हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोजन आयन मिलेगा ना, जैसे कि हम बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिला रहे हैं, तब रिएक्शन में बनता है एक गैस जो बहुत ज़रूरी है आग बुझाने के लिए, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्योंकि इस रिएक्शन में, कौन सा रिएक्शन है, सोडा एसिड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इस वजह से ये गैस जो है ना, ये आग को बुझा देती है। और इसी कारण से ये CO2 बनने की वजह से केक भी मुलायम हो जाता है, या फिर पावरोटी जो है ना वो भी फूल जाता है। जैसे केक में हम थोड़ा सा डालते हैं, वो फूल कर मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो रिएक्शन भी CO2 बनने की वजह से। यानी कि जिस तरह से हमारे खाने में हम पावरोटी या केक को फुलाते हैं, उसके साइज़ को बड़ा करते हैं, वही रिएक्शन होता है सोडा अम्ल अग्निशामक में। और साथ में दूसरी चीज़ें जैसे कि जल, और ये सोडियम कार्बोनेट का जो है ना, मतलब जो भी अम्ल ले, हम H2SO4 ले ले या फिर HCl ले ले, उसके साथ सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। मतलब अगर हमने HCl लिया तो NaCl बनेगा, अगर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया तो Na2SO4 बनेगा। तो बेकिंग सोडा के कई सारे यूजेस हैं, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो हमारे लिए प्रोडक्ट है यूज़फुल, वह है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। और ये कैसे बनता है, तो ये इसको बनाने के लिए चाहिए हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और हमने पहले देखा कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं ना, तो हमें एक सॉल्ट मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो गर्म किया हाइड्रोजन कार्बोनेट को और हमें मिला कार्बोनेट। अब यही कार्बोनेट को लेकर क्या करना है कि इसे जल के साथ मिला देना है, और ये जल के अणु इसके साथ जुड़कर, ऐसा नहीं कि सोडियम कार्बोनेट गीला हो जाता है, केमिकली दोनों ही जुड़ जाते हैं और बनता है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये जल के अणु जो है ना, ये जुड़ जाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। और ये जो लवण है, ये कैसा लवण है, ये बेसिक सॉल्ट है, यानी कि क्षारकीय लवण है। अगर गेस करना हुआ कि किससे बना है Na2CO3, तो Na जो प्लस है वो आया है किसी क्षार से, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा NaOH। CO3 किससे आया होगा, अम्ल से, और ये अम्ल है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। और कार्बोनिक अम्ल जो है ना वो दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, इसीलिए इसका pH मान इस क्षार पर डिपेंड करेगा, यानी कि pH वैल्यू हो जाएगी इस सॉल्ट की ग्रेटर देन 7, और इसीलिए बेसिक यानी कि क्षारकीय लवण होगा। अब ये जो 10H2 है ना, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जानना है कि जल के जुड़ने से गीला नहीं हो जाता है, मतलब छूने में वो गीला नहीं लगने वाला, सूखा ही रहता है। यूजेस, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, बोरैक्स जैसे सोडियम कंपाउंड्स को फॉर्म करने में, साफ सफाई के लिए,
और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो सॉल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, और यूज़फुल सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जिनका उपयोग जो है हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, और ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। खोजना है कि इस सॉल्ट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, प्लास्टर ऑफ कोई और टाउन का नाम, शहर का नाम क्यों नहीं दिया गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए ना हमें एक और सॉल्ट चाहिए जिसका नाम है जिप्सम। और ये जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी कि अगर हम कैल्शियम सल्फेट के साथ केमिकली वाटर जो है 2 इन नंबर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम इसको गर्म करें, और कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर गर्म करना, हीट प्रोवाइड करना है। तो हीट करने से हमें एक सॉल्ट, एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हो गया हाफ, और ये जो बना इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये देखने में कैसा, ये सफ़ेद रंग का एक पाउडर जैसा होता है, और जैसे इसमें थोड़ा सा भी पानी मिले ना, ये तुरंत ही हार्ड, एकदम कठोर सा संरचना, मतलब कठोर पदार्थ में बदल जाता है। तो हमने किया जिप्सम को गर्म, और जिप्सम को गर्म करने से हमें मिला प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस के कई सारे यूजेज है, जैसे डॉक्टर्स जो है ना इसको यूज़ करते हैं जो फ्रैक्चर्ड बोन है ना, टूटी हड्डियों को एक जगह पर स्थिर रखने में। और देखा भी होगा, अगर किसी की हड्डियाँ टूट जाए तो उसके चारों तरफ प्लास्टर किया हुआ होता है, और वो प्लास्टर POP का बना होता है। चौक बनाने में, खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, और दीवारों पर, छतों पर जो है ना उनके सतह को चिकना करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। अभी जो डॉक्टर्स का यूज़ है ना, कि वो कास्ट बनाते हैं, कास्ट मतलब जो प्लास्टर यूज़ किया जाता है वो बनाने के लिए, उसका रिएक्शन ऐसा है कि लिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O, और जैसे ही पानी मिलाया गया, क्योंकि प्लास्टर बनाना है तो H2O मिलाया गया इसमें, तो जो सफ़ेद पाउडर है वो पानी के साथ अभी क्रिया करके, यानी कि जो वाइट पाउडर है अभी वो वाटर के साथ रिएक्ट करके तुरंत ही ये एक कठोर पदार्थ बनाता है जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। और ये क्या है, ये जिप्सम है, यानी कि जिप्सम को गर्म करो 373 केल्विन, 373 केल्विन पर, तो POP मिलेगा। POP को पानी में मिला दो तो जिप्सम मिलेगा, और रिएक्शन को अगर बैलेंस किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 H2O। अब ये नहीं सोचना है कि जल के अणु टूट जाते हैं, कहानी ये है कि दो कैल्शियम सल्फेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट का एक अणु, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर जल का एक अणु यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल शेयर करते हैं। और यही कारण है कि जो पूरा फार्मूला है ना, अगर हम एक के लिए लिखे तो हाफ H2O हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल, जल का एक अणु बांटते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये हाफ H2O लिखा होता है। हमने अभी देखा कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इसमें 10 अणु हैं जल के। नेक्स्ट उसके बाद देखा कैल्शियम सल्फेट में आधा अणु है, क्योंकि दो ने मिलकर बांटा। इस कैल्शियम सल्फेट जिप्सम में 2 अणु हैं। तो क्या ये जल के अणु होने से ये सारे जो लवण हैं, जो भी सॉल्ट्स, क्या ये गीले हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता, ये सब सूखे होते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि इनका जो फार्मूला यूनिट है, यानी कि जैसे कि अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को समझे तो Na2CO3, ये आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड्स के लिए ना मॉलिक्यूल बोलना गलत है, अणु बोलना गलत है। इनके लिए हम लोग सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना बस अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्यों? क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, कार्बोनेट नेगेटिव है, एक धनायन है, ऋणायन है, तो बस उनके आकर्षण की वजह से ये साथ साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को इन्होंने पकड़ के रखा है। तो क्योंकि ये साथ साथ रहते हैं और आयन की वजह से ये बनता है ना, तो ऐसे यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं।
तो जो आयनिक कंपाउंड है उनमें हम लोग उसको फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, सूत्र इकाई कहते हैं। और होता क्या है कि ये जो 1 फार्मूला यूनिट है, एक सूत्र इकाई है, इसमें जल के अणु जुड़ जाते हैं। कैसे? अगर हम चित्र बनाए ना ये जल के अणुओं के लिए, तो Na2CO3, अब ये अणु यानी कि परमाणुओं से बना हुआ है। तो जो भी परमाणु है मान लेते हैं ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और कुछ जो जगह है ना वो खाली रह जाता है। तो इनके बीच की जो ये जगह है वो कौन लेता है? जल के अणु। यानी कि अगर Na2CO3 है ना, मान लेते हैं कि ये एक सोडियम है, दूसरा सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इन सब के मिलने से जो स्ट्रक्चर बना, उसमें जो खाली जगह बच गई, उस खाली जगह में जल के अणु घुस जाते हैं। और किसी में जितने घुसे, जैसे यहाँ पर मैंने 4 बनाया ना, तो इनका जो भी फॉर्मूला होगा XYZ, इसके साथ हम लिखेंगे 4H2O। और इसकी वजह से क्या होता है, सॉल्ट को कुछ कलर मिलता है, यानी कि रंग मिलता है, लेकिन वो गीले नहीं होते हैं, वो सूखा ही रहता है। और अगर हम लोग गर्म करें ना इस सॉल्ट को, तो क्या होता है, ये जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, हट जाता है, और सॉल्ट का कलर चेंज हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि नीला है, तो हो सकता है कि ये नीला रंग जो है ना वो सफ़ेद में बदल जाए, और ऐसा होता भी है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये जो जल के अणु हैं, जल के जो अणु हैं, ये कितनी संख्या में किसी लवण में उपस्थित हैं, उसके एक सूत्र इकाई में, उस जल के अणु को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। और ये हमें मिलने वाला किस में? आयनिक यौगिकों में, आयनिक कंपाउंड्स में मिलने वाला है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कॉपर सल्फेट .5H2 है, पेंटाहाइड्रेट है कॉपर सल्फेट। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो कॉपर है, इस कॉपर सल्फेट, इसको ब्लू कलर मिलता है। और अगर हम लोग इस ब्लू कलर नीले रंग के कॉपर सल्फेट को गर्म करें ना, तो वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। वापस पानी मिला दे, वो नीले रंग का हो जाता है। फेरस सल्फेट है .7H2, यानी कि जल के 7 अणु जुड़े हुए हैं, और इसी की वजह से फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। जल के अणु हट जाएंगे ना, तो ये रंग भी हट जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 .7H2, इप्सम सॉल्ट। जिप्सम सॉल्ट अभी अभी हमने पढ़ा, CaSO4 .2H2O, जिप्सम सॉल्ट है। और ये वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, Na2CO3 .10H2O। इसके साथ हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा POP का, CaSO4 .12H2O। और याद रखना है कि इनकी वजह से कोई भी सॉल्ट, कोई भी लवण गीला नहीं होता है। बस इनमें जो जगह है, यानी कि अगर ये अणु सज गए, तो उसके बीच की जो जगह बचती है, एटम्स के बीच जो स्पेस बच रहा है, उस स्पेस के बीच ये जल के अणु जो है ना वो घुस जाते हैं। और जितनी संख्या में घुसते हैं, उस संख्या को हम लोग फॉर्मूला के साथ लिखते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में हमने कई सारे चीज़ें पढ़ी, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये है क्लोर क्षार प्रोसेस, यानी कि क्लोर अल्कली प्रोसेस को समझना, क्योंकि क्लोर अल्कली प्रोसेस में ही कई सारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग फिर और कई दूसरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ये तीनों हैं। इवन हम लोग सोडियम क्लोराइड का भी सीधा सीधा यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए उपयोग किया। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा, और याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबका फार्मूला ज़रूरी है, जैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है ये याद होना चाहिए, वॉशिंग सोडा का फार्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला याद होना चाहिए, ये जिप्सम का फार्मूला याद होना चाहिए, और साथ में ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी हमें याद रहने चाहिए।